इसमें एब्जॉर्बिविटी रेफ्लेक्टिविटी का यूज कर लेते हैं ना। कैसे हो तुम? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडिएशन प्रेशर पे। तो मान लो लाइट रेज जो है ऐसे एंगल पे आ रही है, थीटा एंगल। ये एरिया जो है ए गिवन, इंटेंसिटी आई है, फ्रीक्वेंसी एफ है, वेवलेंथ लैम्डा गिवन। ड्रॉ द फिगर। यहाँ ये क्वेश्चन है, लिखो पहले बताता हूँ क्या क्या निकालो। तो अगर मैं केस वन एब्जॉर्बिविटी वन ले लिया, रेफ्लेक्टिविटी की तो ले लिया, तो आपने ले लो। This जब एब्जॉर्बिविटी पॉइंट है, पॉइंट है और रेफ्लेक्टिविटी पॉइंट एट और ट्रांसमिशन फिगर ये दिया हुआ केस वन केस कल भी लिया था तुम केस, है ना, केस वन केस। तो इसके अलावा क्या होता है, पहला दोनों केस के लिए जो पहला क्वेश्चन लिखो, ये फाइंड आउट total number of photons striking the surface, total number of photons striking the surface per second, total number of photons striking the surface per second। ठीक है। सेकेंड लिखो, कैलकुलेट एवरेज फोर्स exerted on the surface, calculate average force exerted on the surface in 1 second, calculate average force exerted on the surface in 1 second। ठीक है। और लास्ट में क्या बताना है, also calculate radiation pressure in both the case, also calculate radiation pressure in both the case। ठीक है, करो ट्राई क्या है।
आगे कितना है फर्स्ट केस में? हाँ केस वन कितना है फर्स्ट का आंसर? आई ए लैम्डा बाय एच। नहीं अभी एंगल पे हो या वर्टिकल सेम ही आंसर आएगा। ये वाला एरिया है ये। हाँ कॉस थीटा है बिल्कुल सही। सामने वाले में केस वन को सॉल्व करो तो एरिया वेक्टर ये है ना, तो कौन सा एरिया लेंगे? बीम के वाला है ना, ये वाला एरिया। तो क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा है। तो आप जब नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालोगे तो आई ए कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, एच सी बाई क्या आ जाएगा। ठीक है देखो ये लिख लो, अब आ जाएगा आगे सॉल्व करो। नेक्स्ट आपको फोर्स निकालना है, एवरेज फोर्स ड्यू टू वन फोटोन कितना होगा, मोमेंटम कितना एच बाई लैम्डा है। और वो ये फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी, इस तरीके से। तो आपका एवरेज फोर्स एंगल, ठीक है। और अगर मैं टोटल फोर्स ले लूं तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, टोटल फोर्स एवरेज कितना हो जाएगा, एच बाई लैम्डा। से एक ही वजह से साहब कितने फोटोन फॉल कर रहे थे, आई ए कॉस थीटा लैम्डा बाई एच सी। तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, प्लेस कैंसिल हो गया, तो क्या बनेगा, आई ए कॉस थीटा बाई सी। ठीक है क्या? अच्छा अब क्या निकालना था, प्रेशर। प्रेशर कितना होगा बताओ, प्रेशर क्या होगा, कौन बताएगा प्रेशर क्या होगा? ये तो फोर्स आ गया, प्रेशर क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय एरिया। प्रेशर में कौन सा फोर्स लेते हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यस और नो। तो अगर फोर्स का कंपोनेंट करोगे तो आई cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये तो ये सभी जैसे है ना, एंगल पे है, तो अपने को कौन सा है फोर्स लेना होता है प्रेशर के लिए, कौन सा फोर्स लेते हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एफ एवरेज है cos थीटा करोगे तो इस केस में प्रेशर निकालोगे तो क्या बनेगा, ये आई cos स्क्वायर थीटा बाई ये आ जाएगा, यस और नो। ये था कंप्लीट एब्जॉर्प्शन के लिए। तो आप कंप्लीट रिफ्लेक्शन के लिए निकालो, फिर ये फ्रैक्शन के लिए आप आराम से निकाल सकते हो। तो मैंने सिखाया भी था, है ना, एब्जॉर्प्शन रिफ्लेक्शन। कंप्लीट रिफ्लेक्शन के लिए बताओ कितना आएगा, सेम फोर्स वगैरह और प्रेशर। लोग एग्जैक्टली मैच हो गया भाई, आ गया ठीक है। अब आप रिफ्लेक्शन के लिए निकालो, 100% रिफ्लेक्शन अगर हो रहा हो कितने कितने स्कोर पे जाएंगे, करो ट्राई। 100% रिफ्लेक्शन। क्या आएगा, कंप्लीट रिफ्लेक्शन देखो, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, ये अंदर नहीं बार बार रिफ्लेक्शन। तो क्या है इसके लिए निकाल सकते हैं, क्या हो गया देखो, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं, एफ एवरेज में आएगा। तो अगर मोमेंटम ये है तो कौन सा वाला कंपोनेंट लेना चाहिए अपने को, बताओ यार। वर्टिकल, याद है बॉल, ऐसे सवाल किए होंगे, बॉल एंगल पे आता है टकरा के गिर जाता है, कौन सा कंपोनेंट अनचेंज रहता है, पैरेलल टू द सरफेस, किसमें चेंज आता है, परपेंडिकुलर। और आप यहाँ पे डेल्टा मोमेंटम चेंज करके निकालोगे फिर ड्यू टू वन फोटोन।
कितना आ जाएगा 2h लैम्डा 2h बाई लैम्डा कॉस थीटा। और अगर हम यहाँ पे टोटल फोर्स निकालें, टोटल फोर्स कितना आ जाएगा, ये नंबर था, एक आ जाएगा आई ए कॉस थीटा लैम्डा बाई एच सी इंटू क्या हो जाएगा 2h बाई लैम्डा कॉस थीटा। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, ऐसे एच गया लैम्डा से लैम्डा गया, ये क्या बनेगा 2 आई ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई सी, ये लिखा है। और अगर हमें यहाँ पे प्रेशर चाहिए, प्रेशर कितना हो जाएगा बच्चों, ये तो वर्टिकल फोर्स ही है ना, हमने कंपोनेंट कर दिया है सब ना, तो सीधे एरिया से डिवाइड कर दो, कितना बचेगा 2i cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और फैक्टर ले लेंगे तो 0.2 टाइम्स दिस एंड 0.8 टाइम्स दिस, ठीक है। तो उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत है डाउट है पूछ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन तो क्यों आया था, एक बार ये टकरा रहा होगा तो सब भी मोमेंटम होगा, टकरा के वापस जाएगा फिर से मोमेंटम होगा वर्टिकल, देख भाई ना एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, केवल जाते वक्त है उसके बाद एब्जॉर्ब हो गया, बाद में मोमेंटम नहीं है ना, ठीक है। अच्छा अब अपन बात करिए तो फ्लैट सरफेस का है ना, प्लेन सरफेस की बात कर रहे थे, अब बात करेंगे अपन कर्व सरफेस पे है ना। तो जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, कैसे रेडिएशन आ रहा है, एक बार स्फीयर पे ऐसे गिर रहा है जिसका रेडियस आर है, एक बार मान लो सिलिंड्रिकल सरफेस पे गिर रहा है ऐसे, जिसका रेडियस आर है, हाइट एल दिया हुआ है। सेम एक बार मान लो इस तरीके से आ रहा है रेडिएशन और कोनिकल सरफेस पे गिर रहा है जिसका रेडियस आर है, हाइट आपका एच दिया हुआ है, ठीक है, बना लो इसको। तो जब भी आपको कर्व सरफेस होगा तो आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है, एरिया कौन सा ले लेकर, प्रोजेक्टेड एरिया कर लेते हैं, प्रोजेक्टेड, इन सबके लिए आप फॉर्मूला लिख लो। तो इस केस में जो फोर्स होगा, नोट पॉइंट आप लिख देना आई बाई सी इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, आपको ये इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज हर एक सवाल के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो आप इसको लिख लो आई बाई सी इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है। डेरिवेशन टाइम टेकिंग है तो आप ये लिख लो। तो सबके लिए अगर आपको प्रोजेक्टेड एरिया पता है तो डायरेक्ट फोर्स निकाल सकते हैं, तो बता दो तीनों केस में क्या क्या आएगा फोर्स एक्टिंग ऑन ड्यू टू द रेडिएशन, सब में सेम इंटेंसिटी, सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी तीनों के लिए। प्रोजेक्टेड एरिया समझते हो ना जी, अरे ये सुन, उस ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरा है तो जो शैडो बनेगा तो जैसा दिखेगा तो बोलेगी। पहले के लिए क्या आएगा, एरिया क्या होता है सर्कुलर, तो इसका क्या हो जाएगा आपका आई बाई सी इंटू एरिया क्या लिखोगे बाय स्क्वायर, इसके लिए क्या होगा आई बाई सी, इसका क्या रेक्टेंगल बनता है, तो एरिया क्या होगा 2r इंटू एक्स, और इसके लिए क्या हो जाएगा आई बाई सी इंटू ट्रायंगल के एरिया 1 बाई बेस का क्या 2r इंटू हाइट का एक्स, तो क्या हो जाएगा ये आई आर एच बाई, क्लियर, कर लो क्या सवाल मैच हुआ तीनों। तो ये थे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द रेडिएशन प्रेशर। एग्जाम में आपको डेटा गिवन होगा, मैंने सारे सवाल वेरिएबल्स में करवाए हैं ना, इंटेंसिटी एरिया वगैरह के डेटा गिवन होंगे, आप वैल्यू पुट करके पहले आप इसमें वेरिएबल को सॉल्व कर दो, लास्ट में वैल्यू पुट करके सॉल्व करो, कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस कम हो। हम्म
क्या कैलकुलेशन ऑन स्क्रीन का अलाउ है कब से दे रहा है इसी तरह से तो सही है यार आसान हो जाएगा पहले तो नहीं था अलाउ और आसान हो गया आपके लिए तो प्रैक्टिस कर लेना कैसे यूज करते हैं ना उसमें क्या करना है जो आप नॉर्मल कैलकुलेटर चलाते हो और जो ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर होता है उसमें थोड़ा सा अलग होता है ऑप्शन है ना पहले फंक्शन लिखते हैं फिर उसके बाद ऑपरेशन करते हैं और आप प्रैक्टिस करके जाओ इसलिए सब कुछ तो ये अपन ने देखा किसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कहानी थी अब अपन नेक्स्ट में क्या लिखा है ना मैटर वेव तो नेक्स्ट आप लिखो टॉपिक मैटर वेव वगैरह केमिस्ट्री में पढ़ा लगे मैटर वेव डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस तो लाइट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो नेक्स्ट आप लिखो मैटर वेव ठीक है तो जैसे मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि लाइट के अंदर क्या होता था ट्वेल्व नेचर कहीं पे पार्टिकल नेचर कहीं पे क्या करता था वेव नेचर जब बात कुछ कर रहे थे तो डी ब्रॉगली ने क्या बताया कि जैसे लाइट के अंदर ट्वेल्व नेचर होता है तो हो सकता है रिवर्स में मैटर के अंदर भी जो मूविंग पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर उनके अंदर भी क्या हो सकता है वेव नेचर वो पार्टिकल है उनके अंदर क्या हो सकता है वेव नेचर इसको बोलते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है ना लिख लो इसको अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस according to de Broglie hypothesis moving particles in a matter possess wave nature in a moving particles in a matter possess wave nature under suitable conditions moving particles in a matter possess क्या करता है wave nature under क्या suitable conditions है ना और उसने क्या बताया कि वो इक्वेशन क्या दिया था जो मोमेंटम होता है एम बी तो किसके बराबर होता है एच बाई लैम्डा यहाँ पे देखो ये जो राइट हैंड साइड है किससे रिलेट कर रहा है लैम्डा किससे रिलेट करता है वेव से और ये किससे रिलेट कर रहा है पार्टिकल से अकॉर्डिंग टू हिम लैम्डा जो होगा डी ब्रॉगली एक से क्वांटम मैकेनिक्स की बात चालू होती डी ब्रॉगली कितना हो जाएगा आपका एच बाई एम बी ठीक है इसको ये होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ एच बाई एम बी फॉर अ पार्टिकल ठीक है जैसे मैंने आपको बताया था मास के बिना भी मोमेंटम हो सकता है कहां पे होता है क्वांटम मैकेनिक्स में जैसे अभी हमने फोटॉन्स पढ़ा था फोटॉन्स क्या है मास डिफाइन होता था क्या नहीं 0/0 का फॉर्म बनता था लेकिन उसके लिए अपन क्या डिफाइन करते हैं मोमेंटम मोमेंटम कैसे डिफाइन करते थे क्वांटम मैकेनिक्स में मोमेंटम कैसे डिफाइन करते हैं एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट कैसे ना बात समझ में आ रही है तो ये पार्टिकल की था डी ब्रॉगली का एच बाई एम कैसे जैसे आप एक क्वेश्चन लिखो कि फाइंड आउट Find out the de Broglie wavelength. Find out the de Broglie wavelength of a man of mass 60 kg. Of a man of mass 60 kg moving with speed 100 meter per second. ठीक है मूविंग विद स्पीड कितना 100 मीटर पर सेकेंड and compare it with de Broglie wavelength of electron de Broglie wavelength of electron moving with speed 2 into 10 to the power 6 meter per second कितने स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है 2 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड ठीक है
So try to find out de Broglie wavelength for both the case. सर मैन की स्पीड क्या है? क्या बेटा? मैन मैं का स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड। मैन की स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड। हाँ क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो कितने स्पीड से मूव कर रहा है? 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहा है। आ गया दोनों का आ गया। और मैन में कितना आ रहा है? लैम्डा ऑफ मैन के लिए अप्रोक्सीमेटली कितना था? 1.06 10⁻−34। ये याद रखिए सबका कितना मीटर। और इलेक्ट्रॉन में कितना आ रहा था? 0.3 आगे -9। देखो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो मैन का वेवलेंथ है इसको मेजर कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। -34 का मतलब क्या होगा? लगभग 0 के बराबर है ना। तो मैन के अंदर कौन सा मैकेनिक्स एप्लीकेबल होगा? क्लासिकल या क्वांटम? क्लासिकल। इसमें क्वांटम की बात वेव नेचर लगभग नेग्लिजिबल है। लेकिन इलेक्ट्रॉन में देखो, इलेक्ट्रॉन का डायमेंशन कितना होता है? मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻31। और जो एटम का रेडियस होता है कितना होता है? 10⁻10 में चलता है। और न्यूक्लियस का 10⁻14 में। यानी अगर पार्टिकल्स वेव नेचर की बात करें तो कौन से पार्टिकल्स के लिए क्वांटम मैकेनिक्स एप्लीकेबल होगा? इलेक्ट्रॉन्स के लिए, प्रोटॉन्स के लिए। बात समझ में आई? लिखो यहाँ पे। तो कंक्लूजन में लिखो तो क्वांटम मैकेनिक्स that is wave nature will be applicable to particles like electrons and protons. Quantum mechanics or wave nature will be applicable for particles like electron, proton, etc. जिनके मासेस काफी स्मॉल है। बट फॉर मैन कौन सा नेचर डोमिनेट कर रहा होगा? कौन सा नेचर डोमिनेट कर रहा? पार्टिकल नेचर, यानी classical mechanics will be applicable for man. Classical mechanics will be applicable for man. जो भी तुम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हो, मोमेंटम, फोर्स, न्यूटन लॉ, वो क्वांटम में जाके सभी क्या जाते हैं? फिर उनके लिए अलग ही चल रही है, वेव फंक्शन वगैरह चलता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ना, प्रोबेबिलिटी क्लाउड, इन सब पे चर्चा करते हैं तो तुम्हारे स्कोप से बाहर है ये सब। और तुम्हें ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन को आप कैसे, किस नजर से देखोगे, मतलब कैसे समझोगे? रेडिएशन की तरफ कि वो क्या बना सकता है। जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, उसमें आप कैसे बिहेव कर रहे हो? जस्ट लाइक लाइट। यस सर, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व लिखते हैं इसमें मैटर वेव पे। जैसे कि क्वेश्चन और लिखोगे कैलकुलेट, इस तरह के कैलकुलेटिव सवाल आ सकते हैं एग्जाम में। कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ, कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, proton and alpha particle when these particles are accelerated
when these particles are accelerated through a potential difference of 100 volt. When these particles are accelerated through a potential difference of 100 volt. कैलकुलेट करें तो टाइम कितना आएगा? पहले बेसिक पे करो, इन केस अगर आप कुछ फॉर्मूले वगैरह भूल गए वो कैसे सॉल्व करते हैं। केमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है, तो ट्राई टू सॉल्व इट। अल्फा पार्टिकल का 0.01 और दूसरे का किसमें आ रहा है? एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर किसमें आ रहा है? 0.01। अच्छा, और उसका प्रोटॉन का 0.02 और उसका कितना आ रहा है? अब प्रोटॉन का सही है, और लास्ट अल्फा पार्टिकल उसका कितना आ रहा है? अल्फा पार्टिकल, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। तो आप इधर देखो, उसको बेसिक तरीका क्या है, मैं आपको दोनों बताता हूँ। मान लीजिए केस आप फॉर्मूला वगैरह भूल जाओ तो वो कैसे सॉल्व करना है। अगर आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को V1 से V2 एक्सीलरेट करोगे तो कितना उसके पास एनर्जी आएगा? पता यार, तो लास्ट आ रहा है चार्ज इंटू डेल्टा वी, ये होता है, कल ही बताया था मैंने आपको क्लास। और इलेक्ट्रॉन में पता ही था। तो यहाँ पे मान लो कितना था आपका, इलेक्ट्रॉन की बात करें, E इंटू डेल्टा वी, ये क्या होगा? इसके पास एनर्जी होगा। एनर्जी किसके फॉर्म में अपियर होगा? काइनेटिक एनर्जी हाफ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू v स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के टर्म में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं? v स्क्वायर बाई 2m। तो यहाँ वैल्यू पुट करो, ये क्या आ जाएगा? 2m e इनटू डेल्टा v का अंडर रूट, ये आपका p स्क्वायर है। p क्या होता था? d ब्रोगली का h बाई लैम्डा। तो लैम्डा कितना आ जाएगा? h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m e इनटू डेल्टा v। अब देख के बताओ, एक पर्टिकुलर पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की बात करूं, कौन कौन सा फैक्टर कांस्टेंट है इसमें? एच कांस्टेंट है, मास भी पता है अपने को, ई भी पता है, यानी ये यहाँ से लेकर ये पूरा क्या है? कांस्टेंट। तो मैं उसको बार बार सॉल्व करने से अच्छा है कि फॉर्मूला याद कर लो। तो मान लो रेशियो पूछ रहा है, फॉर्मूला भूल गए तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप ऐसे सॉल्व कर लो। एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है, उस केस में इसका वैल्यू जानना इंपॉर्टेंट है ना। तो इसमें आप देख लो, इलेक्ट्रॉन के केस में जो लैम्डा होता है, लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन, इसके लिए फॉर्मूला है, मुझे कांस्टेंट सॉल्व करके आएगा 12.27 अपॉन रूट वी, और यहाँ से जो सॉल्व करके आंसर कितना आएगा? एंगस्ट्रॉम। तो अगर ये मान लो 100 वोल्ट का तो कितना आंसर हो जाएगा? डायरेक्टली 100 होता तो 1.227 हो जाता। अगर मैं प्रोटॉन की बात करूंगा, इसके लिए था 0.286 अपॉन रूट वी। आप मॉडर्न फिजिक्स में जितने
सिंप्लीफाइड फॉर्म में रिजल्ट ही आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा आसान है। वरना आप बेसिक से जाके सॉल्व करोगे टाइम टेकिंग होगा और समय भी खराब करेगा। तो यहाँ पे देखो 0.286 अपॉन रूट वी कितना हो जाएगा स्पेसिंग प्रोटॉन के लिए 0.0286 है ना। और अगर अल्फा की बात करें उसके फॉर्मूला का 0.101 बाई रूट वी, यहां से एंगस्ट्रॉम में आएगा ये जो 12.27 0.286 और 0.101। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और कैलकुलेटिंग डी ब्रोगली वेवलेंथ प्रॉपर पार्टिकल्स। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके डायमेंशंस वेवलेंथ के कंपेयर में काफी ज्यादा होंगे उसमें तो ये लगेगा ही नहीं। इसकी बात होगी केवल जनरली गैस पार्टिकल्स या ये जो पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनके लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ काम का होता है। ये सुनो चलो भाई, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद जो है टॉपिक वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आप लिखो एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो अपने सिलेबस में पढ़ना है, क्वांटम में किसी बात नहीं करनी, केवल बोर्ड मॉडल तक पढ़ना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में कहाँ तक पढ़ते हो तुम? बोर्ड मॉडल से आगे में जाते हो क्या? हाँ, बोर्ड मॉडल के बाद नेक्स्ट क्लास कौन सा था? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, अपने में केवल कहाँ तक पढ़ना है? बोर्ड मॉडल तक, फिजिक्स में यहीं तक है। तो आप स्टार्टिंग करते हैं, सबसे पहले जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में कौन सा मॉडल आता है? डाल्टन्स मॉडल है ना, लिखो आप डाल्टन्स मॉडल ऑफ एटम। तो अब वो चर्चा करेंगे, फिर आगे आएंगे मेन मकसद जो है बोर्ड मॉडल के फॉर्मूले निकालने में। डाल्टन्स मॉडल ऑफ एटम। तो डाल्टन साहब ने क्या कहा था, कौन बताया? तो याद हो, केमिस्ट्री पढ़ा है अच्छे से आपने। क्या कहा था डाल्टन ने? एटम क्या होता है? ये तो पांचवी छठी क्लास तक पढ़ते रहते हैं ना, डाल्टन्स मॉडल ऑफ एटम। डाल्टन ने क्या कहा था बताओ कोई? क्या क्या होता है? नहीं, वो तो थॉमसन मॉडल है, भूल गए, छठी क्लास में पढ़ते हैं। क्या क्या क्या? डाल्टन्स मॉडल था ना, मॉडल ऑफ एटम, इसमें कुछ पोस्टुलेट्स बताए होंगे। देखो डाल्टन ने क्या कहा था, देखो बता रहा हूँ कि जैसे ये मटेरियल है, इसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगा वो क्या होगा? एटम। और एक मटेरियल के सारे एटम्स क्या होंगे? एक जैसे होंगे। जैसे मान लो ये गोल्ड का है तो सारे एटम्स एक जैसे होंगे, सिल्वर का सारे एटम्स एक जैसे होंगे, लेकिन सिल्वर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा? एटम। देख लो इस चीज को, अकॉर्डिंग टू डाल्टन the smallest particle of an element, the smallest particle of an element is atom, and atoms of one element are identical. Atoms of one element is identical and they are different from the atoms of other elements, and they are different from atoms of other elements. Atoms of one element are identical and they are different from atoms of other element. दूसरे एलिमेंट के एटम्स वो अलग होते हैं। ये बोला था डाल्टन ने, सबसे छोटा पार्टिकल बोल दिया। यस और नो? तो ये तो था डाल्टन मॉडल। ये फेल कैसे हो गया? तो इससे भी छोटा पार्टिकल डिस्कवर हो गया, इलेक्ट्रॉन। कब हुआ था? 1897 में ना। तो देखो उसके बाद कि आफ्टर फेलियर ऑफ डाल्टन मॉडल, फेलियर ऑफ डाल्टन मॉडल ऑफ एटम, फेलियर ऑफ डाल्टन मॉडल ऑफ एटम, after the discovery of electron, after the discovery of electron, atom no longer remain, atom no longer remain a smallest particle, and this model failed. ठीक है, ये मॉडल क्या हो गया? फेल। तो ऐसी ही डिस्कवरी होती है कितनी चीज की है ना।
तो डाल्टन का मॉडल फेल हो गया। उसके बाद आए कौन, थॉमसन साहब। तो इस समय तक तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी। तो इसने क्या बोला, क्या बोला था बताओ। हाँ, इसने क्या बोला था, देखो कहते हैं तरबूज होता है ना, वाटरमेलन, इसमें जैसे सीड्स होते हैं वैसे क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। और ये पूरा का पूरा तरबूज क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज है। कैसे ना, देखो इस चीज को अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, atom is a positively charged sphere in which negatively charged electrons, in which negatively charged electrons are embedded, in which negatively charged electrons are embedded like seeds in watermelon, in which negatively charged electrons are embedded like seeds in watermelon. तो ये था थॉमसन का मॉडल। ठीक है, तो थॉमसन भी फेमस हो गया है ना, ऑटोग्राफ वोटोग्राफ दे रहे थे, सब कुछ लाइफ सही चल रही थी। इसके बाद लोगों ने और क्या करा, कुछ और डिस्कवरी हो गई। जैसे आपने सुना होगा एमिशन स्पेक्ट्रम, और दूसरा क्या होता है एब्जॉर्प्शन, क्या होता है इमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, केमिस्ट्री में पढ़ाओ क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है। हाँ, तो मतलब देखो उस समय तक तो अभी बात कर रहे हैं एटम की डिस्कवरी की थी, इलेक्ट्रॉन का कैसा मौसम होता है तो बोर मॉडल में पता चला है ना, उससे पहले की कहानी है। तो स्पेक्ट्रम का मतलब है कि जैसे लोगों ने क्या करा, कोई भी गैस है ना, गैस से आपने रेडिएशन को पास करा और फोटोग्राफिक प्लेट को ऑब्जर्व करा, तो कुछ ब्राइटर लाइन दिखते थे, कुछ डार्क लाइन दिखते थे, है ना। तो उसे क्या बोलते थे अपन, स्पेक्ट्रम। तो ये भाई साहब जो है स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। स्पेक्ट्रम होने के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ऊपर जाना हायर लेवल पे, फिर वो नीचे आएगा तो कुछ रेडिएट करेगा। अब थॉमसन के मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स क्या था, इम्बेडेड था, तो वो मोशन तो कर ही नहीं सकता। ये मॉडल क्या हो गया, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लेकिन इस चीज को फेलियर ऑफ थॉमसन मॉडल, फेलियर ऑफ थॉमसन मॉडल। This model was not able to explain. This model was not able to explain. This model was not able to explain emission and absorption spectrum. This model was not able to explain emission and absorption spectrum. स्पेक्ट्रम जानता ना, लिखवाने की जरूरत नहीं, एमिशन और एब्जॉर्प्शन जानते हो गया आपका। तो थॉमसन के बाद कौन आया, रदरफोर्ड है ना। नेक्स्ट आप देखो, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, उसको तो ध्यान से सुनना। भले ही आप कोई पढ़ा होगा एट नाइन्थ क्लास में, लेकिन इसमें क्वेश्चन आएंगे मेंस में भी आते हैं। तो नेक्स्ट देखो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, पहले इसका कौन सा एक्सपेरिमेंट था बताओ, अल्फा तो रदरफोर्ड और उसके जितने भी स्टूडेंट्स उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। जैसे मान लो एक पतला सा गोल्ड फॉइल लिया था, वेरी थिन गोल्ड फॉइल, और इस पे किसका बम्बार्डमेंट किया, तो साइक्लोट्रॉन से क्या निकलते हैं, यहाँ से अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल्स। और क्या ऑब्जर्व किया था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स कैसे जाते थे, अनडेविएटेड। कुछ पार्टिकल्स डेविएट होते थे, वेरी स्मॉल एंगल, और हजारों में 8,000 9,000 में एक पार्टिकल्स क्या होता था, रिटर्न मिला है। तो बना लो इसको, फिर ऑब्जर्वेशन लिखते थे, फिर वहां पे कंसिडर कर फिगर बना लो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फिगर। वेरी स्मॉल एंगल, ठीक है।
बना लिए। तो देखो ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या कहते हैं, पहला पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फाइल, most of the alpha particle pass through the gold files undeviated. Undeviated, ठीक है, क्लियर है। सेकंड पॉइंट लिखो, some of the alpha particles deviated at very small angle theta. Some of the alpha particles deviated at very small angle theta, ठीक है। और नेक्स्ट देखो, 1 in 8,000, ऐसे लिखो 1 in 8,000 अल्फा पार्टिकल्स रिटर्न बैक, रिटर्न बैक। इससे कंक्लूजन क्या निकला, कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आराम से पास हो रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम स्पेस क्या है, खाली है, और डेविएट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज है इसके सेंटर पे गई है ना। लिख लो इस चीज को कि कंक्लूजन के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद कंक्लूजन लिखो कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। पहला कंक्लूजन, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। दूसरा, एटम हैज अ पॉजिटिवली चार्ज रीजन, एटम हैज अ पॉजिटिवली चार्ज रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस, atom has a positively charged region called nucleus located at the center. Atom has positively charged region called nucleus located कहाँ पे होता है, at center, ठीक है। और इसका मॉडल का नाम क्या था, प्लैनेटरी मॉडल है ना, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम इज आल्सो कॉल्ड प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम इज आल्सो कॉल्ड planetary model of atom, in which electrons revolve on circular path, electrons revolve on circular path called orbits, electrons revolve on circular path called orbits around the nucleus, on the circular path called orbit around the nucleus, ठीक है। तो एक थोड़ा सा और थॉमसन के बाद रदरफोर्ड का मॉडल कुछ दिनों तक चर्चे में रहा है, सुनो। लेकिन उसी समय साइमल्टेनियसली जो थे मैक्सवेल, उन्होंने एक थियरी दिया था, अभी पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसमें क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे जनरेट होता था, बताया था मैंने आपको, ऑसिलेट कर रहा है या चार्ज एक्सीलरेट कर रहा है ना। जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो क्या कर रहा होगा, हर एक टाइम पे क्या कर रहा है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी एक्सीलरेट कर रहा है। एक्सीलरेट करेगा तो क्या करेगा, वो रेडिएट करेगा, रेडिएट करेगा तो एनर्जी लॉस करेगा, एनर्जी लॉस करेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, स्पाइरल पाथ फॉलो करते हुए नेगेटिव जाएगा। ये मॉडल को सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। देखो इन रदरफोर्ड मॉडल, electrons are continuously accelerating, as they are moving on, circular path, as they are moving on circular path. So by electromagnetic wave theory, they must radiate and lose energy, and they should follow the spiral path and follow on the nucleus. They should follow the spiral path, radiate
एंड लूज एनर्जी है ना, रेडिएट करेगा तो एनर्जी क्या होगा, लूज करेगा, एंड दे मस्ट फॉलो, क्या करना चाहिए, स्पाइरल पाथ एंड फॉलो ऑन द न्यूक्लियस, तो दिस मॉडल फेल्स। तो अभी हमने ये मतलब 1 मिनट के सालों का एक्सपेरिमेंट जो हमने 2-2 मिनट में पढ़ा है ना, तो नॉलेज को क्रिएट करना चाहता है मुश्किल काम, क्रिएट किया नॉलेज को समझना काफी आसान है कि नहीं, तो ये चीज था। अब इस पे अपन कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यहाँ पे अपन ने क्वेश्चन देखा, जैसे मान लो क्वेश्चन इसमें जो आएगा, जैसे मान लो यहाँ पे न्यूक्लियस है और इस पे जो चार्ज है, मान लो आपका जेडी है और मास ऑफ द न्यूक्लियस एम दिया हुआ है, और यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल्स को फेंक रहे हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट में था एम अल्फा, और ये काफी लार्ज डिस्टेंस से फेंक रहे हैं, एट इंफिनिटी से फेंक रहे हैं, और इसकी स्पीड वी नॉट। तो ना लो क्वेश्चन, या आपको एग्जाम में जो है लैंग्वेज के फॉर्म में होगा, जिसमें बदलता है कॉपर एटम ऐसा कुछ दिया हो, उसमें कुछ अब बोल देगा सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दिया हो, और न्यूक्लियस आपको ये जेडी अभी मैंने यहाँ पे वेरिएबल फॉर्म में दिया है, एग्जाम में आपको डेटा गिवन होगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा ये सवाल, देखने में आसान है लेकिन कैलकुलेटिव होगा। अब क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखो कि फाइंड आउट मिनिमम सेपरेशन बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस, फाइंड आउट मिनिमम सेपरेशन बिटवीन अल्फा पार्टिकल्स एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यहाँ पे फिक्स मान रहा है, फाइंड आउट मिनिमम सेपरेशन बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस। इसको अपन क्या बोलते हैं, टेस्ट में क्या बोलते थे, क्लोजेस्ट डिस्टेंस, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। हाँ, तो मैंने अभी क्या लिखवाया आपको, जो भी लिखवाया उसको लिखना कि इसमें ऐसे ही फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये भी निकालने के लिए आ जाएगा, फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना होगा, find out distance of closest approach. इस तरह के क्वेश्चन रदरफोर्ड मॉडल पे आ सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, हाँ हाँ अल्फा पार्टिकल, मास है अल्फा के, फिर इसके टर्म में निकालूं, अल्फा में चार्ज कितना होता है, 2e होगा, चार्ज 2e, हाँ 4 और ठीक है। तो सेम सवाल अपन ने इलेक्ट्रो में पढ़ा था ना, इलेक्ट्रो का कॉन्सेप्ट लगाना, कितना आ जाएगा क्लोजेस्ट अप्रोच, एनर्जी कंजर्व कर दो, यस और नो, तो क्या होगा, काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल बराबर काइनेटिक फाइनल प्लस लिखेंगे, तो पोटेंशियल फाइनल इनिशियल काइनेटिक क्या लिखोगे, हाफ मास ऑफ द अल्फा इनटू v नॉट स्क्वायर, पोटेंशियल स्टार्टिंग में क्या होगा 0, काइनेटिक फाइनल क्या हो जाएगा, रुक जा रहा है तो 0 हो गया, पोटेंशियल फाइनल क्या होगा, k q1 q2 बाई क्या हो जाएगा, आर मिनट, ये सब इसी को क्या आपको देखें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो आर मिनट कितना होगा, 2 4 हो गया नहीं, 2 4 के जेड ई स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, एम अल्फा किलोमीटर स्क्वायर, सही लिखा है क्या, हाँ ये यार इस, ठीक है। अगले केस में लिखो, किसी सवाल में, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्व वेरिएबल फॉर्म में सॉल्व करना आसान है, डेटा होगा तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, आप बोल रहे कैलकुलेटर गिवन होगा तो थोड़ा आसान है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट आप लिखो कि इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ nucleus is free to move, in the previous problem if nucleus is free to move and alpha particle is thrown in the same line, of motion, then calculate again distance from closest approach, then
अगेन कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। करो ट्राई क्या है। इससे पहले में ये फिक्स था, अगले में 3 है, तो कितना आएगा बता सकते हो? किया हुआ पहले कॉल किया हुआ सर क्या? डिस्टेंस ऑफ क्या? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब मिनिमम सेपरेशन क्या होगा इनडायरेक्टली बोलो। इन अदर वर्ड्स बोलो तो इनडायरेक्टली, इन अदर वर्ड्स मिनिमम सेपरेशन कितना होगा ये बता। क्या आया भाई? हाँ नंबर भी है हाँ एक और है इसका भी डोमा है वाला कुछ। अरे ये मुझे क्यों हाँ ये बताओ पहले बुक कर लेकिन ये क्वेश्चन चाहिए क्यों बोले यहाँ देखो कौन सा नंबर पे ये वाला ये तो सही है राइट हैंड साइड करंटली में आपने लेके लिख ले आप प्लस इंग्लिश हम करंट रीजन ये लिख रहे हो ये फॉलो चलो एनर्जी सिस्टम के लिए कर दो एनर्जी इज कंजर्व्ड फॉर सिस्टम। आगे there's a question whether food model of economic पे आ सकता है क्या है नहीं आया सही आगे आप मतलब किलो स्क्वायर सिस्टम पावर फ्यूचर यूज और किसी का है आपका आ गया हाँ मतलब ये होता है ये एक मतलब ये लिखा स्टार्टिंग पॉइंट है तो आपने स्टार्टिंग कैंडिडेट हुई होगी फाइनल में दोनों की कैंडिडेट रुकेंगे नहीं दोनों चल रहे हैं बिलों से तो होगा जब उनके बीच में डिस्टेंस तो फिर और डिस्टेंस बढ़ेगा नहीं समझे जस्ट लाइक कोलिजन हो रहा है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ये भी पॉजिटिव है इसमें फोर्स किधर लग रहा है पीछे की तरफ इसमें लग रहा है आगे की तरफ इसमें ब्रेक लग रहा होगा और ये एक्सीलरेट कर रहा होगा कैसा मूवमेंट आएगा दोनों तो वी सेम होगी तो सब मिनिमम सेपरेशन होगा उसके बाद फिर सेपरेशन बढ़ेगा जस्ट लाइक कोलिजन जो होता है कोलिजन में क्या होता है दो बॉडी टकरा रहा है सबसे पहले क्या होता है मिनिमम जब वो इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा होता है तो दोनों में मैक्सिमम डिफॉर्मेशन उसके बाद क्या होता है रिफॉर्मेशन फिर अलग होता है तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कब होता है जब दोनों की वी सेम इनइलास्टिक कोलिजन को करते हैं हाँ क्या है नहीं आया तुम लोग अरे सेम सवाल तो उसमें किया था इलेक्ट्रो में तो वो जानते हो इलेक्ट्रो मोटर में आ गया तो नहीं है इलेक्ट्रो नहीं लगाएंगे हालांकि चैप्टर में सवाल है इसमें क्या होगा मिनिमम दोनों चल रहे होंगे दोनों चलेंगे जिस मोमेंट पे न्यूक्लियस की वेलोसिटी और अल्फा की वेलोसिटी सेम हो वही होगा मिनिमम सेपरेशन
उसके बाद सेपरेशन बढ़ेगा, तो आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। सबसे पहले काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल बराबर क्या लिखो, काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल, ऐसे लिखा है मैंने। काइनेटिक इनिशियल कितना होगा, हाफ एम अल्फा इंटू क्या होगा, वी नॉट, सही लिखा है मैंने। पोटेंशियल इनिशियल क्या जीरो हो जाएगा, काफी लार्ज डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। काइनेटिक फाइनल दोनों का होगा हाफ एम अल्फा प्लस एम एन इंटू वी स्क्वायर, से लिखा है क्या मैंने, यस और प्लस यहाँ पे आएगा के क्यू वन क्यू टू बाई आर मिनिमम। कितने अननोन दिख रहे हैं इसमें, दो। आर मिनिमम मुझे पता नहीं है और ये भी पता नहीं, ये भी तो आ जाएगा मोमेंटम कंजर्वेशन। तो वी कैसे निकालोगे, मोमेंटम कंजर्वेशन करते हो, स्टार्टिंग मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। स्टार्टिंग मोमेंटम कितना होगा, एम अल्फा इंटू वी नॉट, फाइनल मोमेंटम कितना होगा, एम अल्फा प्लस एम एन इंटू वी। यहाँ से वी निकालो, इसकी वैल्यू याद मत करो। सर तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है ना, मॉडर्न फिजिक्स में तो हर चीज कैलकुलेटिव हो। सर हम न्यूक्लियस को पहले रेस्ट पे मान रहे हैं इनिशियल। हाँ क्या बोल रहे हो, सर इनिशियली हम न्यूक्लियस को रेस्ट पे मान रहे हैं। हाँ इनिशियली रेस्ट में था लेकिन फ्री था, फ्री टू मूव था ना, ओके फ्री सर। टू मूव था तो उसमें फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसकी वजह से उसमें मोशन आएगा, ठीक है। किसका हुआ था मैच, बिल्कुल आपका आ गया, ठीक है। ये पहले करवाया भी था मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर। एक और सवाल देखते हैं, ठीक है, लिख लो पहले इसको। तो ये तो जो फॉर्म है, डेटा आपको गिवन रहेगा वहां पे कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, ये आपका थिन फोल्ड फॉयल है, और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल आ रहा था, और मान लो यहाँ पे न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस है, मास एम, चार्ज मान लो जेड ही है ना। ये अल्फा पार्टिकल जो ऐसे आया और ऐसे डेविएट कर गया, ठीक है। तो इस केस में आपको, और ये जो डिस्टेंस होता है इसको क्या बोलते थे, क्या बोलते हैं बताओ, केमिस्ट्री पढ़ाओ। पी मतलब इम्पैक्ट पैरामीटर ना, तो बी क्या है आपका, इम्पैक्ट पैरामीटर। देखिए मैंने, तो अब क्वेश्चन क्या है भाई, फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना। मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा इनके बीच में, ट्राई टू सॉल्व। देखते हैं कि लोग कुछ बात है, कितने एंगल पे जाता था ये, ठीक है। अब इस पे और से लिख दो, जितने अल्फा पार्टिकल जो डेविएट हुए, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। पता था केमिस्ट्री में डेरिवेशन में कर बताया थे, केवल फॉर्मूला बताया था, ठीक। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएटेड, यहां पे लिख लो, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। लिखना इसको, ये भी काम आ सकता है, तो लगता है काफी सवाल इस पे आए। Number of alpha particle deviated in proportion inversely proportional to 1 की power 1 by sin की power 4 थीटा by 2 डेरिवेशन से आता है। आप बस ये कॉन्सेप्ट लिख लो। Now solve this problem, कितना आएगा, अल्फा का मान बताइए, एम अल्फा, और चार्ज क्या है, वी है। सर निकालना क्या है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब इनके बीच में मिनिमम सेपरेशन कितना हो, ये डिस्टेंस, वेलोसिटी गिवन है वी नॉट, यहाँ पे वी नॉट गिवन है, ठीक है। देखते हैं कि लोग सही बता,
एग्जाम में यही सवाल आपको लंबा चौड़ा दिखेगा, पूरा कहानी बताएगा, मार्क देगा, एटॉमिक नंबर गिवन होगा, यस और नो, सब कुछ प्रॉपर गिवन होगा, इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू गिवन होगी, फिर पूछेगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, तो ट्राई टू फाइंड आउट, वी नॉट गिवन होगा, सब कुछ गिवन है। और ये डिस्टेंस लार्ज है ना, इनफाइनाइट, गिवन नहीं है तो लार्ज डिस्टेंस लेना है, कोई डेटा गिवन नहीं है तो क्या लेके चलोगे, लार्ज डिस्टेंस। ये लिख लिया था साइंटिफिक और 40 का वैल्यू, है ना, लिख रहा है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएटेड। क्या है नहीं, कैसे करेंगे वो गूगल का हिसाब किताब वर्किंग में नहीं कैसे कैसे नहीं करोगे, परफेक्ट। और कैसे क्या है, और किसी का नहीं आया, ठीक है, क्वालिटी पर डेटा की मैंने काम नहीं कर, ठीक है, बहुत सही, पहले ही किया हुआ है, देखो वाला सेक्टर, और किसी का नहीं आया, तुम लोगों का नहीं आया, पढ़ा हुआ है पहले क्लास में। क्या क्या आएगा इसमें आंसर, बहुत सारे बच्चों ने सही लिखा है, चलो मैं बता देता हूँ। तो एक तो एनर्जी वाला ही लगाएंगे, है ना, तो क्या लिखेंगे, काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल बराबर काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल, ठीक है क्या है, यस और नो, अरे हाँ ना तो काइनेटिक इनिशियल कितना लिखें, हाफ मास ऑफ द अल्फा इनटू क्या लिखें, वी नॉट स्क्वायर, पोटेंशियल स्टार्टिंग में कितना होगा, जीरो, लार्ज डिस्टेंस पे है तो काइनेटिक फाइनल जब वो वहां से क्रॉस कर रहा होगा इस मोमेंट पे, तो इसकी जो स्पीड होगी वो चेंज हो चुकी होगी ना चेंज, क्यों होगी चेंज, फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स, तो यहाँ पे स्पीड मान लो गया हाफ मास ऑफ द अल्फा इनटू वी स्क्वायर, तो लिखा मैंने, और पोटेंशियल फाइनल क्या हो जाएगा, के क्यू वन क्यू टू बाई आर मिनिमम, ये होगा आर मिनिमम, मतलब ये शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, आया ना। अब यहाँ पे कितने अननोन दिख रहे हैं, फिर से दो अननोन है, आर भी पता नहीं है और वी भी पता नहीं, अब यहाँ भी मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते क्योंकि ये फिक्स है, तो क्या करना पड़ेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है ना, तो स्टार्टिंग एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या लिखोगे, एंगुलर मोमेंटम क्यों कंजर्व कर पा रहे हैं, क्योंकि नेट टॉर्क क्या है, जीरो, क्योंकि अलोंग द लाइन ही फोर्स लग रहा है, ये सब अलोंग द लाइन बताया था, ज्वाइनिंग द चार्जेस, तो जब स्टार्टिंग एंगुलर मोमेंटम लिखोगे तो क्या लिखोगे, मास ऑफ द अल्फा इनटू वी नॉट इनटू आर, क्या वी है, इंपैक्ट पैरामीटर एम वी आर, आया ना, और बाद में क्या हो गया, एम अल्फा इंटू वी इंटू क्या, ये आर मिनिमम, तो अगर आपको आर मिनिमम चाहिए तो वी यहां से वैल्यू पुट कर दो, वी कितना हो जाएगा, एम अल्फा, तो कैंसिल हो गया ना कैंसिल, क्या बचेगा, वी नॉट बी अपॉन आर मिनिमम, पुट दिस वैल्यू हियर, तो क्वाड्रेटिक बनेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, देख लो जल्दी से, कोई दिक्कत है कंफ्यूजन है पूछ सकते हो। सर लेफ्ट हैंड साइड में बी कैसे हुआ, एम अल्फा वी नॉट बी, इसके अबाउट तो मोमेंटम लिखोगे तो ये आ रहा है, तो मोमेंटम क्या हो, मोमेंटम क्या होता है, एम आर क्रॉस बी, तो आर बी साइन थीटा लिखोगे,
एम आर परपेंडिकुलर इंटू वी होता है, अलग क्लास में पढ़ा ये चीज। यस सर। आर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, अगर ये आर है, आर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है ठीक। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन, ये यहाँ पे पुट दिस वैल्यू हियर, क्वाड्रेटिक बनाएगा, तो आप इक्वेशन लिख लो, वो सॉल्व कर लेंगे, डेटा गिवन रहेगा तो आसानी से क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में मिलेगा, ठीक है। तो आप देखते जा रहे हो कि हर एक में जो ड्रॉबैक आया था, हर एक मॉडल में जो ड्रॉबैक आया था, अगले वाला जो साइंटिस्ट है वो क्या क्या उस ड्रॉबैक को दूर करता है और नया मॉडल लेके आता है, फिर से एक नया ड्रॉबैक आ जाता है कि नहीं। अब रदरफोर्ड में क्या मेजर ड्रॉबैक था, क्या था मेरे ड्रॉबैक, ये और सर्कुलर पाथ बोला था, सर्कुलर पाथ में एक्सलेट करता है चीजें, एक्सलेट करता है तो रेडिएट करेगा, एनर्जी लॉस होगी। तो फोर्ड इसमें इंप्रूव कर सकता है कि देखो, रदरफोर्ड ने जो बोला है बाकी सारी बात सही है, लेकिन जो वो जो ऑर्बिट में घूमता है वो सिलेक्टेड ऑर्बिट्स होते हैं, इसको अपन स्टेबल ऑर्बिट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो ये नहीं पता था कि स्टेबल ऑर्बिट्स प्लस क्यों है, ऐसा उसने ऑब्जर्वेशन में बोला स्टेबल ऑर्बिट्स होते हैं, स्टेबल ऑर्बिट्स में घूम रहे होंगे तो कोई रेडिएशन नहीं होगी। वो अभी बोर्ड ने भी किसके थ्रू ये एक्सप्लेन कर रहा है चीजों को, क्लासिकल मैकेनिक्स, अभी क्वांटम की बात वो नहीं कर, क्वांटम की बात कौन करता है, डी ब्रॉगली, बाद में इसका एक्सप्लेनेशन आएगा, लेकिन उसने क्या ऑब्जर्वेशन दिया, क्या अपने पोस्टलेट में बताया कि वो ऑर्बिट में तो घूमता है, लेकिन वो ऑर्बिट्स हर एक ऑर्बिट नहीं हो सकता, कौन से ऑर्बिट्स होंगे, स्टेबल होंगे, जिसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होगा उसके पोस्टलेट में, कैसा नो, वो क्यों होगा वो कुछ बताया नहीं, कौन बताया आगे चल के, डी ब्रॉगली, वहां से शुरू होती है क्वांटम मैकेनिक्स की पूरी कहानी, ठीक है। देखो अगला पोस्टुलेट्स ऑफ, नेक्स्ट देखो कि बोर्ड मॉडल ऑफ एटम, बोर्ड मॉडल ऑफ एटम, बोर्ड मॉडल ऑफ एटम, सब कुछ सेम था, बस थोड़ा सा चेंज था कि स्टेबल ऑर्बिट बोल दिया जहां से इलेक्ट्रॉन रेडिएट नहीं करेंगे उन ऑर्बिट्स में, और वे ऑर्बिट कैसे होते थे जो क्वांटाइज हो nh/2 पाई। तो आप इसको लिख लो, मैं लिखवा देता हूं बोर्ड मॉडल ऑफ एटम, बोर्ड मॉडल ऑफ एटम लिखना, पॉस्टुलेट ऑफ बोर्ड मॉडल। तो मैंने क्या बोला, सब कुछ लगभग सेम था, तो पहला जो पॉस्टुलेट लिखो कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, सेम ही चीज है जो रदरफोर्ड ने भी बोला था। तो लिखो पॉस्टुलेट नंबर 1, बोर्ड का जो है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स around the nucleus in circular orbits. This is same as what? Rutherford model of atom. Yes or no? Rutherford postulate. ठीक है, पहला तो यही था। दूसरा देखो, the orbit of the electron, the orbit of the electron around the nucleus, the orbit of the electron around the nucleus can take only, the orbit of the electron around the nucleus can take only some special values of radius, can take only some special values of radius. ठीक है, इन दीज ऑर्बिट्स लिख लो, बोर्ड वगैरह में पूछते हैं तो लिखना पूरा पड़ेगा। इन दीज ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन डज नॉट, इन दीज ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन, इन दीज ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी, इन दीज ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी, ठीक है। दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स, दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स, दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड, क्या कहलाएगा वो, स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ठीक है। इसलिए यहां पर यस और नो, नेक्स्ट लिख लो, थर्ड पॉस्टुलेट लिख लो, सेकंड लिख लिया तुमने, थर्ड लिखो, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हैज अ, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हैज अ डेफिनेट वैल्यू, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज अ डेफिनेट वैल्यू, energy of electron has a definite value in a given stationary orbit, the energy of the electron has a definite value in a given stationary orbit, ठीक है। The electron can jump from, the electron can jump, the electron can jump from one stationary orbit to other,
the electron can jump from one stationary orbit to other. अगले चीज आगे लिखो, if it jumps from higher orbit of energy, if it jumps from higher orbit of energy E1 to lower orbit of energy E2, it emits a photon